नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवरीबडी, हम आपको गोपाल राय जी, हम कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्टर है दिल्ली गवर्नमेंट में। उनके पास पोर्टफोलियो है एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, लेबर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इरिगेशन, अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री अरविंद केजरीवाल जी। वो दिल्ली स्टेट कन्वीनर आम आदमी पार्टी के हैं, फाउंडर देश की बात फाउंडेशन, और वो ऑथर भी हैं पॉजिटिव नेशनलिज्म, सकारात्मक राष्ट्रवाद। हमारी डिजिटल पार्लियामेंट की पूरी टीम की ओर से और हमारे सारे सुनने वालों की ओर से आपको बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू आने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। सो हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है डिजिटल पार्लियामेंट, जिसके माध्यम से हम इलेक्टेड लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को सारे मासेस से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड इससे हम वर्चुअली कैसे सारी दिक्कतें आसान कर सकें, तो ये हमारा प्रण है। आपने जो ये सकारात्मक राष्ट्रवाद है, हम आपके पहले जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे और सकारात्मक राष्ट्रवाद जैसी किताब लिखने का, ये संकल्प करने का आपके उसका इंस्पिरेशन क्या था? हाँ, जहाँ तक मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, पूर्वांचल जिसे बोलते हैं, वहाँ पर पहले आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट होता था और अब मऊ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मैं पैदा हुआ। इंटरमीडिएट तक मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, जिसमें हिस्ट्री और फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा। उसके बाद मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया सोशियोलॉजी में, और साथ ही साथ मैं छात्र आंदोलन में भी काफी सक्रिय रहा वहाँ पर यूनिवर्सिटीज में। और आंदोलन के दौरान ही मुझे गोली लगी थी मेरे स्पाइन कॉर्ड में, और जो अभी कुछ समय पहले निकली है। तो स्पाइन कॉर्ड मेरा जो है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने से मेरी पूरी बॉडी लगभग, ये 99 में मुझे बुलेट लगी थी, तो काफी समय तक, लगभग 8-10 साल तक तो फुल पैरालाइज थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे रिकवरी हुई, और अभी भी पार्शियली पैरालाइज है मेरी शरीर। और उसके बाद फिर जब थोड़ी रिकवरी हुई तो मैं सोशल मूवमेंट में फिर एक्टिव हुआ, और जन लोकपाल आंदोलन में अन्ना जी के साथ हम लोग सक्रिय हुए। फिर उसी आंदोलन के कड़ी में आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी के बाद फिर दिल्ली में सरकार बनी, और सरकार इस बार दूसरी बार फिर बनी है, जिसमें अपने भूमिका को अदा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस देश के अंदर आज जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, वो एक समय में भारत की ताकत हुआ करता था। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के, ब्रिटिश राज में, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा हमारे यहाँ, और उसके खिलाफ 1857 में, 1857 में धीरे धीरे इस देश के अंदर एकता बननी शुरू हुई, और सभी समाज के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने मिल करके देश के लिए फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट लड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को खत्म किया। आफ्टर दैट फिर विक्टोरिया राज कायम हुआ, और वो फिर धीरे धीरे सेकेंड फेज ऑफ मूवमेंट शुरू हुआ। और उसमें भी चाहे वो लाल बाल पाल हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, मौलाना आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्ला खां हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, तमाम लोग, भगत सिंह से लेकर के तमाम लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए एक सूत्र में जोड़ा लोगों को, और वो धीरे धीरे हमारी ताकत बनती गई। और उस राष्ट्रवाद के दम पर, उस
देशभक्ति के दम पर हमने इस देश को आजाद कराया। लेकिन आज एक समय जो देशभक्ति और जो राष्ट्रवाद पूरे भारत को जोड़ने का काम किया, आज वो राष्ट्रवाद के नाम पर भारत को कहीं ना कहीं टूटने का खतरा मंडराने लगा है। और ऐसे में इसीलिए आज जिस तरह से राष्ट्रवाद की नेगेटिविटी हावी हो रही है, वहां से हमें प्रेरणा मिली अपने फ्रीडम मूवमेंट से कि इस देश को अगर आगे ले जाना है तो पॉजिटिव नेशनलिज्म की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। एक लाइन में मैं कहता हूं कि नेगेटिव नेशनलिज्म नफरत के बुनियाद पर खड़ा होता है, पॉजिटिव नेशनलिज्म मोहब्बत के बुनियाद पर खड़ा होता है। इस देश में हेटरेट से नहीं, लव से इस देश को जोड़ा जा सकता है और उसी से इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज की जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी पॉजिटिव नेशनलिज्म के थॉट प्रोसेस से ही निकाला जा सकता है। तो फ्रीडम मूवमेंट से हमें प्रेरणा मिली अपने इस पॉजिटिव नेशनलिज्म के लिए। आज के समय पर ये जो पॉजिटिव नेशनलिज्म है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है जिस दौर में हम रह रहे हैं? देखिए, हर दौर की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं और उस दौर के लोगों को उसका समाधान ढूंढना होता है। आज जो हमारे देश के सामने जो चुनौती है कि अभी हम बातें चाहे जितनी भी बड़ी करें, अभी कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ और पूरी हमारी व्यवस्था सामने आकर के खड़ी हो गई। जिस तरह से इस देश का करोड़ों मजदूर जो दिन रात इस देश को निर्मित के लिए काम करता है, उसको जिस तरह से एक मजबूरी की जिंदगी जीने के लिए सड़क पर आना पड़ा, घर जाने के लिए उसके पास नहीं पता था कि कैसे जाएगा, कैसे जिएगा, तो हमने अपने सिस्टम को देखा कि इस देश के 80% लोगों के लिए, जिसमें किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, महिलाएं आती हैं और बेरोजगार नौजवान आते हैं, 80% लोगों के लिए आज भी हम एक सिक्योर जॉब प्रोवाइड नहीं करा पाए। चाहे हमारी इकोनॉमी आज की स्थिति तो काफी नेगेटिव है, लेकिन जब ग्रो कर रही थी तब भी हमारे देश के 80% लोगों की यही सिचुएशन थी। इस देश के अंदर सोशल लेवल पे आज भी, चाहे वो जाति आधारित नफरत हो, धर्म आधारित नफरत हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे लिंग आधारित डिस्क्रिमिनेशन हो, हम संविधान को अंगीकृत करने के बावजूद 1950 में हमने भारतीय संविधान को स्वीकार किया, लेकिन इतने सालों बाद भी भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसे पूरा करना तो दूर, हम उससे नेगेटिव सिचुएशन में आ जा करके खड़े हुए हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो में जहां तक बात अगर आप देखोगे तो आज पॉलिटिकल सिनेरियो में सच को भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है, डर लगता है लोगों को। तो डेमोक्रेसी आज यहाँ खड़ी है कि अपने ही देश में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब भी बोलने की हिम्मत थी, हजारों हजार पत्रिकाएं निकलती थी इस देश के अंदर, लोग अपनी बात रखते थे। लेकिन आज लोगों को डर लगता है, सच नहीं बोल सकते। बोलना, या तो चुप रहिए या अगर बोलना है तो चापलूसी करिए। इसके अलावा डेमोक्रेसी में जगह बहुत सीमित है, अपवाद हैं और कुछ लोग हिम्मत करके वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब डेमोक्रेसी हमारी नियम पे नहीं, अपवाद पे चल रही है। तो मैं देखता हूं कि जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो सिचुएशन खड़ी हुई है, वो ना तो इस देश के लोगों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखा रही है और ना तो इस देश को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर इस देश को धार्मिक राष्ट्र बना दिया जाए, जो आज एक लक्ष्य दिख रहा है, तो शायद इन सारी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक समस्याओं का समाधान हो जाए। अगर हम दुनिया में देखने की कोशिश करते हैं तो दुनिया में हमारे साउथ एशिया के अंदर 2 धार्मिक राष्ट्र जिनका इस देश के नक्शे पर योगदान रहा है। एक धार्मिक राष्ट्र हमारे बगल में
नेपाल है जो बहुत पहले से बहुत पुराना देश रहा है, जो धार्मिक राष्ट्र रहा, हिंदू राष्ट्र, और दूसरे बाजू में हमारे तरफ पाकिस्तान है जो इस्लामिक राष्ट्र है। इन दो राष्ट्रों को जब हम देखते हैं बहुत करीब से, आंख बंद करके आप देखो या आंख खोल के देखो, तो हमें नहीं लगता कि नेपाल जैसा अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन जाएगा, एक धार्मिक राष्ट्र बन जाएगा, तो भारत की वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सकता है। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसा अगर एक धार्मिक राष्ट्र बन जाएगा तो भारत की समस्याओं का समाधान होता है। धार्मिक राष्ट्र के यही दो मॉडल हैं भारत के पास, और जहां तक दुनिया के अंदर अन्य जगहों पर जहां पर इसको इस्टेब्लिश किया गया, वहां भी इसका समाधान नहीं हो पाया। तो भारत के वर्तमान समस्याओं के समाधान का जो रास्ता बताने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि वो वोट इकट्ठा कर सकती है, लेकिन देश की समस्या का समाधान नहीं दे सकती। समस्या के समाधान के लिए भारत के अंदर जितने भी प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा की ताकत है, नेचुरल रिसोर्स के पावर है, जितना मैन पावर है, जितना ब्रेन पावर है, उन सबको एक सूत्र में जोड़ना पड़ेगा। वो किस जाति में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किस भाषा को बोलने वाले परिवार में पैदा हुए, स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगड़े हैं कि पिछड़े हैं, पूरब के हैं कि पश्चिम के हैं, कि मजदूर के घर में पैदा हुए कि टाटा बिरला के घर में पैदा हुए, इस थॉट प्रोसेस की जगह एक नए सोच के साथ भारत की समग्र ऊर्जा को एकत्रित करना पड़ेगा। दिस इज ए पॉजिटिव नेशनलिज्म। भारत के पास सब कुछ है। भारत के पास जितनी उपजाऊ जमीन है दुनिया के कम देशों के पास है। भारत के पास जितना नेचुरल रिसोर्स है दुनिया के कम देशों के पास है। भारत के पास जितना मैन पावर है दुनिया के कम देशों के पास है। भारत के पास जितना माइंड पावर है दुनिया के कम देशों के पास है। तो हमारे पास ताकत की कमी नहीं है, लेकिन हम उस ताकत को इकट्ठा करके एक बड़ी लकीर खींचने की जगह हम दूसरे से नफरत करके छोटी लकीर के दम पर चाहते हैं कि हम इस देश को आगे ले जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इसका समाधान सकारात्मक राष्ट्रवाद, सकारात्मक सोच से ही विकसित हो सकता है। और मुझे लगता है कि उस दिशा में भारत पहले भी गुलामी के चंगुल से भी इसी राष्ट्रवाद, सकारात्मक सोच के दम पे आजाद हुआ, और भारत के भी विकसित होने का रास्ता यही है जहां सबके खुशहाली का रास्ता हो सकता है। क्योंकि अगर हम भारत के अगर आंकड़े को देखें तो भारत के अंदर, अगर इस देश के अंदर बेरोजगार नौजवानों की फौज अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा हिंदू नौजवानों के बेरोजगार होने की संख्या है। गरीबी की अगर आंकड़ा देखोगे तो सबसे ज्यादा हिंदू गरीब है। अगर डिस्क्रिमिनेशन की संख्या देखोगे तो महिलाओं के साथ अत्याचार सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए आज रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सलूशन के लिए इस देश के अंदर एक नए थॉट प्रोसेस की जरूरत है, और वो इतिहास से सीखते हुए वर्तमान में उसे ढाल करके उसका समाधान निकाला जा सकता है। ये मेरी सोच है। आपने अपनी किताब में लिखा है कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाना चाहिए, और आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपके अनुसार क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आना चाहिए? जब हम लोग आंदोलन में थे तो हम लोगों को ये बात लगती थी। मैं आपको बताऊं, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था तो मेरा सपना जो है राजनीति में आने का नहीं था। मैं एक आईएएस बनना चाहता था और आईएएस की तैयारी करता था। उस समय हम लोगों का रोल मॉडल वही था। लेकिन सरकार में आकर के जब हमने काम किया तो पूरे सिस्टम, जो पूरा सिस्टम खड़ा है, वो आईएएस सेक्रेटरी से लेकर के और नीचे तक के जो बाबू तक, वो पूरा सिस्टम का जो माइंड सेट है वो आज भी वही है। कैसे काम न किया जाए, कैसे पब्लिक आती है तो उसको कैसे उसको डिले किया जाए, परेशान किया जाए, कैसे बहाने बनाए जाए, और कैसे अगर जुगाड़ बन जाए तो हर काम के लिए कुछ पैसे निकाल लिए जाए। ये ऊपर से नीचे तक अपवाद हर चीज के होते हैं, लेकिन एक माइंड सेट यहीं पर खड़ा है। ऐसे में उसका कारण क्या है? कारण यह है कि इस देश के अंदर जब हमने संविधान को एक्सेप्ट किया और हमने इस देश का प्रियम्बल जब एक्सेप्ट किया भारत के संविधान का, तो प्रियम्बल जो था वो आधुनिक आजाद भारत की घोषणा थी। लेकिन उस
आधुनिक आजाद भारत की जो उद्घोषणा थी, जो लक्ष्य था, उसको पूरा करने के लिए जो सिस्टम को ग्रो करना था, शायद उस समय इतना टाइम नहीं था हमारे उस समय के लीडर्स के पास। तो उन्होंने जो ब्रिटिश राज के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो लीगल, जो सिस्टम ग्रो हुए थे, उसकी कुछ पॉजिटिविटी भी है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ साथ जो नेगेटिविटी है, उन चीजों को भी हम चेंज नहीं कर पाए। और शायद उस समय उन्होंने सोचा हो कि फर्दर फ्यूचर में ये चीजें बदल जाएंगी, अभी इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पूरा सिस्टम है उसे प्रो पीपुल बनाने की जरूरत है। उसको ये महसूस हो कि हम इस देश के लोगों के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी उनको सर्व करना है, उनकी सेवा करना है। अभी उल्टा है, अभी तो पूरा जो सिस्टम है वो सोचता है कि मैं राजा हूं, और जो पब्लिक आती है काम कराने, उसको लगता है कि वो तो भिखारी है। तो ये जो माइंड सेट है, इस माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है। और वो अगर चेंज होता है तो मुझे लगता है कि जो एक जकड़न है, उस जकड़न से भारत मुक्त होगा, तो निश्चित रूप से जो प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान की गति 100 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। आपको ब्रेन ड्रेन के विषय में भी काफी संकोच है कि ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, तो इसको आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है कि भारत प्राचीन काल से वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचता रहा है। पूरे दुनिया के साथ, मानवता के साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज भारत के अंदर जो, जैसा मैंने कहा कि जब नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास माइंड पावर है, जब सब कुछ है हमारे पास, जब हम सब कुछ है, तो फिर हमारे देश के बेटे बेटियों को यहाँ टेक्नोलॉजी ग्रो करने का अवसर क्यों नहीं मिल सकता है? जो लोग मजबूरी में जाते हैं, जो चॉइस में जा रहे हैं, इट्स डिफरेंट मैटर। लेकिन यहाँ का सिस्टम इतना बैंकरप्ट है कि उनको मजबूरी में जा करके बाहरी अवसर मिलता है। तो मुझे लगता है कि उस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। अगर हमारे देश के बेटे बेटियां दुनिया में जा करके अगर अच्छा काम कर सकते हैं, तो भारत में भी कर सकते हैं, और भारत को जरूरत है। भारत में आज जो बेरोजगारी है वो दूर हो सकती है। कभी ऐसा समय था, अंग्रेजी राज से पहले हमारे भारत के अंदर कोई बेरोजगार नहीं होता था। हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम, उसके प्रोडक्शन कम थे, लेकिन कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। लोगों को उसमें हिस्सेदारी थी और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन था। कई तरह की बुराइयां थी, लेकिन इस लेवल पे वो सिस्टम काम करता था। आज भी अगर देश के अंदर नेचुरल रिसोर्स, क्लाइमेट के हिसाब से अगर मिनी टेक्नोलॉजी को ग्रो किया जाए, तो और एक मार्केट ग्रो किया जाए, तो मुझे लगता है कि इस देश में एक नए तरह का इकोनॉमिक सिस्टम ग्रो हो सकता है, और वही दुनिया का एक मॉडल भविष्य में बन सकता है। तो इन ऑर्डर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट हमारे यूथ के लिए आपकी सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, और ये इनिशिएटिव्स में आपने कॉर्पोरेट्स और पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसका क्या उपयोग किया है? देखिए, जहां तक दिल्ली की राज्य सरकार की बात है, इसके पास तो बहुत ही पावर लिमिटेड है। आप जानते हो कि वो एज ए यूटी काम करती है सरकार। अभी तो दिल्ली में यहाँ पर जहां तक सरकारी जॉब की बात है, तो सरकारी जॉब यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ये सारा जो पावर अभी है वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं है। ये एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार करती है। लेकिन उसके अलावा जो हमने एक नया प्रयोग किया भारत के अंदर पहली बार, कि पिछली बार जब हमारी सरकार बनी, तो हमने सरकार के प्लेटफॉर्म को कोलैबोरेट किया, जितने यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, हमने तमाम कंपनियों के साथ, तमाम जो एसोसिएशन हैं, फिक्की है, एसोचेम है, सीआईआई है, और भी तमाम जो यहाँ लोकल जो एसोसिएशन हैं, उनके साथ हमने टाई अप किया, और हमने जॉब फेयर का जो है इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें सारा प्लेटफॉर्म सरकार प्रोवाइड करती है, सारा उसका प्रोपेगेंडा कैंपेन सरकार करती है, और हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर पार्टिसिपेंट जॉब सीकर भी इकट्ठा होते हैं, और जहां पर कंपनी भी आती है।
और एक ही जगह पे बड़े पैमाने पर लोगों को, कंपनियों को जॉब सीकर्स मिलते हैं और जॉब सीकर्स को एक ही पंडाल में सैकड़ों कंपनियां मिलती हैं। तो ये एक नया इनिशिएटिव दिल्ली सरकार की तरफ से हमने इनिशिएट किया है और उसका काफी पॉजिटिव रिजल्ट रहा है, लेकिन दिस इज ए वेरी लिमिट फॉर द सीइंग द चैलेंज। आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जो माइग्रेंट लेबर का इतना बड़ा इशू है और 22,000 लोग उस विषय में मर भी गए हैं और बेघर हो गए हैं, इस सिलसिले में आपकी सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिया है? और अगर आप सेंटर में होते और आपकी पावर लिमिटेड नहीं होती, दिल्ली तक सीमित नहीं होती और आप सेंटर में होते, तो आप इस चीज को किस अलग प्रकार से सॉल्यूशन करते? दो चीजें जो पहली बात की अगर सेंटर में हम होते और तो दो चीजें एकदम करने की जरूरत थी, जिस पर मैंने सेंटर्स के मिनिस्टर से बात भी की थी। पहली चीज तो कि लॉकडाउन के साथ ही जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं या जो भी लोग हैं उनको डायरेक्ट इकोनॉमिक असिस्टेंस सभी लोगों को देने की जरूरत थी। दिल्ली के अंदर कुछ लोगों को हम लोग दे पाए, जैसे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रजिस्टर्ड हैं उनको हमने 5,000 रुपए उनके डायरेक्ट खाते में प्रोवाइड किया। जो ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, उनको हम दे पाए कुछ। जो ऐसे लोग हैं जो वर्कर्स हैं उनके लिए लगभग 3 महीने 10 लाख लोगों का भोजन दिल्ली सरकार की तरफ से हमने कंटिन्यूअस प्रोवाइड किया। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में जो है हमने सेंटर बनाए थे जिसमें किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर था। जो सबसे बड़ी जरूरत थी, क्योंकि हमें हमें ये बात पता थी कि अगर लॉकडाउन होगा तो जो ऐसे लोग हैं जिनका घर नहीं है, जिनका कारोबार जो उसी फैक्ट्री के अंदर किसी कोने में झोपड़ी डाल के जीते हैं, किराए पे रहते हैं, उनके सामने संकट आना था। तो एक तो डायरेक्ट इकोनॉमिक असिस्टेंट सरकार दे सकती थी और जो जरूरी था। नंबर 2 बात थी कि सरकार आकलन ये नहीं कर पाई कि हम क्या करें। जब समस्या बढ़ती गई तो हमने ट्रेन भी चलाया, हमने सब कुछ किया। मुझे लगता है कि वो प्लान में मिसिंग था। अगर पहले से आकलन होता तो लॉकडाउन घोषित करने से पहले हम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय दे करके और इन माइग्रेंट वर्कर को प्रॉपर ससम्मान, जो लोग घर जाना चाहते थे उनको हम घर भेज सकते थे। मुझे लगता है कि ये दो चीजें ऐसी थी जो की जा सकती थी और शायद वो करने से इतनी बड़ी जो समस्या सामने आई वो नहीं हो पाई। और ये चूंकि एक राज्य कोई ये नहीं कर सकता था, क्योंकि चूंकि ये इंटर स्टेट कनेक्टेड सारे मामले थे। अगर कोई मुंबई से चल रहा है तो मुंबई को चलने वाले को अगर बिहार जाना है तो कई राज्यों से होकर के जाना है, तो बिना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हम होते तो हम ये दो काम सबसे पहले करते। ये आपके 10 साल से ज्यादा की पॉलिटिकल जर्नी में आपको काफी कठिनाइयां भी आई होंगी, क्योंकि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं नहीं। तो उसमें आपने कैसे इन कठिनाइयों का सामना किया और कैसे उससे उभर के आए, ये हम सीखना चाहेंगे। मेरे ख्याल से चूंकि मेरी लाइफ ही बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी रही है, तो जब मुझे मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और उसके बाद जब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने का निर्णय किया तो फैमिली के लोग नहीं तैयार थे। तो मैं अपने आप ही एक दिन इलाहाबाद चला गया दोस्तों के साथ और वहाँ फिर इकोनॉमिकली सिस्टम को खड़ा करना ट्यूशन पढ़ा करके करता था। तो फिर उसके बाद 23 साल की उम्र थी जब मुझे गोली लग गई, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, तो एकदम नेगेटिव सिचुएशन आ गई। उसके बाद फिर आंदोलन में जब मैं शामिल हुआ दोबारा से, तो उस आंदोलन में भी पहले बार जब अनशन हुआ, अन्ना जी ने किया, तब मैं अनशन पे रहा। फिर रामलीला मैदान में कंटिन्यूअस रहा। फिर तीसरी बार अनशन 10 दिन तक हम लोग अनशन पे रहे। तो आंदोलन और इस समस्याओं से मेरे लाइफ में तो पहले से ही व्यक्तिगत रूप से कहें तो
मेरे लाइफ की जो प्रिंसिपल थियरी है कि नेगेटिविटी को पॉजिटिव में चेंज करो। तो हम लोगों के पास अनुभव नहीं था, लेकिन अदर पार्टी पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर 50 साल में नहीं सीख पाते होंगे, जो 5 साल में हम लोगों के सामने चैलेंजेस आए, उसने हम लोगों को 5 साल में सिखा दिया। डेली डेली बेसिस पे हम लोग लर्न करते थे, क्योंकि पिछला 5 साल जो हम लोगों का गुजरा सरकार का, तो हर तीसरे दिन ये लगता था कि आज सरकार गई। ऐसा लगता था कि आज सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। तो डेली रात में सोचते थे, सुबह का प्लान करते थे, फिर पब्लिक का जो उम्मीद थी, बहुत होप था, फिर उसको फुलफिल करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते थे। तो जैसा मैंने कहा कि इन 5 सालों ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। तो अगर आप 50 साल का भी कोई पॉलिटिशियन होगा, उनको जो समस्याएं नहीं पता होंगी, 5 साल में ही हम लोगों को पता हो गई, और उसका जो है निश्चित रूप से चैलेंज का हम लोगों को बहुत ही पॉजिटिव फायदा हुआ है, और हम लोग काफी मजबूत हुए हैं। वो 3 सीख बताइए आप हमें जो आपने सीखी है एज अ इवॉल्विंग पॉलिटिकल लीडर एंड एस्टैब्लिश्ड राइट नाउ। 3 बातों में पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग, सबकी लाइफ की बात है, लेकिन यंग जनरेशन के लोग, बहुत सारे लोग जो आगे पॉलिटिकल सिस्टम में आना चाहते हैं, उनसे पहला जो मेरा उनसे जो निवेदन है और जो मैं सीख करना चाहता हूँ, आप जब भी अपनी लाइफ की यात्रा शुरू करते हैं पॉलिटिकली, उसमें 2 चीजों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। 1, जो कुछ आपको मिला हुआ है आज ड्यूटी, उसको निभाइए और उससे सेटिस्फाई रहिए। दूसरा, आगे जो आप चाहते हैं उसके लिए एफर्ट करिए। आमतौर पर यंगस्टर के अंदर सब कुछ आज ही मिल जाए, ऐसा एक सोच होती है, और वो कुछ दिन तक पॉलिटिकल सिस्टम में इंटर करते हैं, और वहां जो जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उससे कुछ ही दिन बाद फ्रस्ट्रेट होकर के और फिर वो पुराने किसी न किसी अपने प्रोफेशनल लाइफ में फिर बैक कर जाते हैं, और वो डिससेटिस्फाई रहते हैं। तो मेरा उनसे उनके लिए ये है कि पहली चीज, जो भी आपको काम मिल रहा है, मैं एग्जाम्पल के लिए गांधी जी का उदाहरण देना चाहता हूँ। उस समय जब वो अफ्रीका से आए थे, अफ्रीका के अंदर उन्होंने अफ्रीकन कांग्रेस के नेतृत्व में काफी बड़ा आंदोलन चलाया था, लेकिन जब भारत वापस आए तो उनको कांग्रेस के अधिवेशन में जब गए तो उनको खाना साफ करने की ड्यूटी मिली थी, और उन्होंने उसको अपने ड्यूटी की तरह निभाया, उससे सेटिस्फाई हुए कि हमें एक रोल मिला। फिर सेक्रेटरी बनने की एक ड्यूटी मिली, और फिर वही स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक बनने का अवसर मिल गया। अगर शायद वो पहले दिन फ्रस्ट्रेट होकर के और महात्मा गांधी अपना झोला उठाते और कांग्रेस अधिवेशन से ले उठ चले जाते, तो शायद गांधी महात्मा न बनते और न तो इस स्वतंत्रता आंदोलन का महानायक बनते। तो मेरा केवल इतना कहना है कि जो कुछ आज मिल रहा है उससे सेटिस्फाई होइए, उससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी से जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसका रास्ता खुलता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में सिर्फ अपने लिए गेन करने के लिए, फायदे के लिए पॉलिटिकल सिस्टम बिजनेस नहीं है। और मैंने बहुत लोगों को अंदर से देखा है, जिन लोगों को आपको लगता होगा कि पॉलिटिक्स में आकर के और रातों रात बहुत कुछ उन्होंने पा लिया, ऊपर से शोहरत दिखती है, ऊपर से पैसा दिखता है, अंदर से वो बहुत खोखले हो चुके हैं। वो अकेले में बहुत रोते हैं, ऐसे लोग बहुत तड़पते हैं, ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, दवा खानी पड़ती है सोने के लिए। इसलिए पॉलिटिक्स में आइए तो अपने लिए भी कुछ करिए, लेकिन देश और समाज के बेहतरी के लिए कुछ करने के संकल्प के साथ आइए, तो आप भी आगे बढ़ेंगे और समाज और देश आगे बढ़ेगा। उससे एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है, और उससे आपको सुकून मिलता है, उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। जो शांति की तलाश सबको है, और दुनिया की बात अभी नहीं करूंगा इसी फील्ड की। इसलिए पॉलिटिक्स में केवल पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए मत आइए, पाने के लिए केवल मत आइए, देने के लिए भी आइए। और तीसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर पहले से क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर जो सबसे
बेस्ट माइंड होता है इस देश का, वो तो बाहर चला जाता है। उसके बाद जो बच जाते हैं वो इस देश के अंदर आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की फिराक में रहते हैं। उसके बाद जो बच जाते हैं वो पत्रकारिता, टीचर, कुछ सोशल वर्क करने की फिराक में होते हैं। और उससे भी जो बच जाते हैं चौथे नंबर के, वो इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। तो जो फोर्थ क्लास माइंडसेट के लोग पॉलिटिक्स को गवर्न करेंगे तो देश यहीं रहेगा। तीसरी बात मेरी ये है लर्निंग कि देश के टैलेंटेड लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जिनके पास कुदरत ने सुपर माइंड दिया है, उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा और उनको देश को करना पड़ेगा, तभी देश की तस्वीर बदलेगी। आपने बहुत बड़ी बात कही, थैंक यू सो मच, इससे काफी हमने सीखा। अभी हमारे पास कुछ सवाल आने शुरू हो गए हैं। तो पहला सवाल हमें प्रांजल राय ने भेजा है, क्योंकि उनका स्पीकर काम नहीं कर रहा है। प्रांजल, कैन यू हियर मी? आवाज कट रही है आपकी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, आपका कैमरा शायद बंद है अभी। हाँ, आपकी आवाज कट जा रही है बीच बीच में। हाँ, लीजिए, आप सवाल लीजिए। जी, प्रांजल का सवाल है कि ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म ओनली गेट्स एग्रवेटेड बाय टॉकिंग अबाउट इट, शुड वी जस्ट इग्नोर सच कन्वर्सेशंस? समझा नहीं उनका सवाल मैंने। प्रांजल, आप बोल पाएंगे अभी? एक्सट्रीम नेशनलिज्म मतलब काफी, अगर हम नेशनलिज्म की बात करें, उससे काफी सारी भावनाएं, अलग तरह की भावनाएं सामने आ जाती है, दुश्मनी की भावनाएं सामने आ जाती है। तो क्या हमें, प्रांजल, नाउ वी कैन सी यू, व्हाई डोंट यू आस्क द क्वेश्चन? आप पूछिए ना। अच्छा, ठीक है। उससे मेरे ख्याल से मैं समझ गया। मेरे ख्याल से मैंने इसीलिए कहा कि देखिए, ये सदैव से ऐसा नहीं रहा है। जैसा मैंने कहा कि जब हमारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था, तो हमारा देश अलग अलग नवाबों के, अलग अलग राजवाड़ों में, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। उस समय नेशनलिज्म की इसी भावना ने लोगों को जोड़ा। अगर आप देखो तो 1857 की जंगे आजादी में एक तरफ बहादुर शाह जफर अपनी लड़ रहे, दूसरे तरफ नाना साहब भी लड़ रहे हैं। वही नेशनलिज्म उनको मोटिवेट करता है, वो पॉजिटिव नेशनलिज्म। एक तरफ झांसी की रानी कुर्बानी दे रही, दूसरे तरफ बेगम हजरत कुर्बानी दे रही है। एक तरफ अजीमुल्ला खां कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरे तरफ तात्या टोपे कुर्बानी दे रहे हैं। तो उसी नेशनलिज्म में लोगों को जोड़ा, एक ताकत के रूप में पिरोया, एक सूत्र के रूप में पिरोया। वरना बंगाल के नवाब को जो है वो मराठा से कुछ लेना देना नहीं होता था इस देश के अंदर। पंजाब प्रांत के लोगों को जो है वो सिंध जो है वो बंगाल से नहीं लेना देना था कुछ। संयुक्त प्रांत के लोगों को साउथ से कुछ लेना देना नहीं था। तो पॉजिटिव नेशनलिज्म की बात इसीलिए मजबूती के साथ आज कहने की जरूरत है, क्योंकि इस देश को जोड़ना पड़ेगा, इस देश की एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा। इस देश में एनर्जी बिखरी पड़ी है, आज निगेटिव नेशनलिज्म उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए बहुत ही स्ट्रांगली हमें पॉजिटिव नेशनलिज्म को लेकर के आना पड़ेगा। थैंक यू सर। हमारा अगला सवाल है राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी, आप आएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप हेडफोन्स निकाल दीजिए। डाल दिए मैंने। और अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोले। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं वैसे तो अभी मुंबई में काम कर रहा हूँ, तो मुंबई में आई जुड़ता है तो मतलब माँ को आई बोलते हैं। और रहने वाला मैं, पैदाइश दिल्ली में हुई है, तो आप लोगों का सबसे पहला वोटर आप लगा लो, मैं रहा हूँ जब आप लोग आए थे। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि आम आदमी पार्टी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचती है? और जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग लॉकडाउन में हैं, तो एसेंशियल गुड्स के लिए सबसे ज्यादा हम लोग किराने की शॉप में जाते हैं,
और वहां पे सबसे ज्यादा चीज हम देखते हैं कि प्लास्टिक की पैकेजिंग है। तो क्या प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट के लिए और आम आदमी पार्टी कुछ पोल्यूशन के बारे में, कुछ R&D के बारे में भी सोच रही है अभी? हाँ, निश्चित रूप से सोच रही है, क्योंकि उसके बगैर तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो भी अल्टरनेटिव सिस्टम है, मेरा मानना है कि केवल जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके विरोध करने से नहीं पैदा होगा। लोगों को सलूशन चाहिए, केवल विरोध नहीं चाहिए। तो जब आप कहते हो कि भाई पॉलिथीन हटाओ, तो उसके लिए एक नया वैकल्पिक सिस्टम को लाना पड़ेगा, और वो दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर जरूरत है। जैसे हम जब कहते हैं कि भाई इस देश के अंदर ग्रामीण आधारित एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की बात है, तो फिर हमें एक माइक्रो टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा जो किसान जिसका उपयोग कर सके। हमें मार्केट चाहिए कि वो अगर प्रोडक्ट पैदा करता है तो उसको सही दाम पर वो प्रोडक्ट जो है उसका बिक सके। तो वो बिना जो है रिसर्च के बगैर तो नहीं हो सकता है। एंड दिल्ली के अंदर खास तौर से पर्यावरण को लेकर के काफी फोकस तरीके से सरकार काम कर रही है। अभी तो चूंकि कोरोना के परिस्थितियों में अभी चूंकि सारी चीजें अभी फोकस उधर है, लेकिन इसको लेकर के हम लोग बड़े स्तर पे अपने काम को शुरू करेंगे जो भी चीजें नॉर्मल होगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। हमारा अगला सवाल है अनुरा पारेख से। अनुरा, आप आना चाहेंगी सामने? हेलो सर, नमस्ते। आई एम सो सॉरी, मेरा वीडियो शायद काम नहीं करे, इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। बट थैंक यू सो मच सर फॉर द सेशन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आज के जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, आपने स्टूडेंट्स रीडर्स को वैसे ही पहले ही एक मैसेज दे दिया है, बट जो एटमॉस्फेयर अभी जो डर का बना हुआ है, विद स्टूडेंट्स बीइंग जेल्ड, यूनिवर्सिटी कैंपसेस बीइंग अटैक्ड, in this particular atmosphere, what is the motivation for a student to be active in politics in the university campus itself? और जैसे आप खुद भी एक student leader रह चुके हैं, so what do you think, first of all, is the importance of politics in university campuses, and secondly, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के context में? दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मैं बताना चाहूँ कि आज की बात नहीं है, सदियों से हुकूमतों को, सरकारों को सबसे ज्यादा यूथ से खतरा लगता है। उसका कारण क्या है कि हुकूमत एक ही फार्मूले पे काम करती है, मैनेजमेंट पे। उनको लगता है अपोजिशन को तो हम मैनेज कर लेंगे, जो और लोग हैं जो परिवार चलाते हैं उनको मैनेज कर लेंगे, ऐसे डरा देंगे, पैसे दे देंगे, कुछ कर देंगे, फाइल CBI लगा देंगे। यूथ जो खास तौर से जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जो यंगस्टर हैं, उनके अंदर नए सपने देखने का हौसला और हिम्मत और जोश बहुत ज्यादा होता है, और वो कुदरत ने दिया होता है हर इंसान के अंदर। इससे लोगों को डर लगता है। जो भी गलत काम करने के लिए हुकूमत कदम बढ़ाती है, उसे सबसे ज्यादा डर स्टूडेंट्स से लगता है, यूथ से लगता है। लेकिन ये भी सच है कि आज तक हुकूमतों के हर जकड़बंदी को, हर बेड़ियों को यूथ ने तोड़ा है। रही बात जहां तक वर्तमान यूथ की बात है जो कैंपस में है, उनको मेरा एक ही उनसे निवेदन है कि समय के अनुरूप अपने आंदोलन की रणनीति को बनाना बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कि आज अगर लड़ाई जीतना है तो जो दौर है, उस दौर में जो सत्याग्रह का रास्ता है, अहिंसक आंदोलन का रास्ता है, वो रास्ता मंजिल तक लेकर के जा सकता है। अगर इस रास्ते को स्ट्रांगली फॉलो नहीं किया गया तो फिर सरकार के लिए पूरे मूवमेंट को और वॉइस को कुचलना और डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान हो जाता है। आमतौर पर चूंकि यूथ में जोश बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट्स लीडर्स, जो भी स्टूडेंट्स अनजस्टिस के खिलाफ इस देश से मोहब्बत करते हैं और देश के सिस्टम को ठीक करने के लिए लड़ना चाहते हैं, उन लोगों को जो अहिंसात्मक रास्ता है, नॉन वायलेंस का रास्ता है, सत्याग्रह का रास्ता है, उस रास्ते को स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा।
मूवमेंट की स्ट्रेटजी को बहुत ही केयरफुली डिजाइन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो रास्ता लक्ष्य की तरफ भी जा सकता है और नुकसान भी कम हो सकता है। थैंक यू सर। राजेश सोनी जी, आपका सवाल है। राजेश सोनी जी, आप आना चाहेंगे आगे? ओके, डॉक्टर उपाध्याय जी सर। थैंक यू। गोपाल राय जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आपके आंदोलन से काफी जुड़ा रहा हूँ और मैंने दिल्ली में आपकी सरकार के 5 साल और ये नई जीत, इसमें हम लोगों का भी योगदान है। आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, वो भी एक तरह का सिविल सोसाइटी मूवमेंट था। आपने भी एक बहुत अच्छा सिविल सोसाइटी मूवमेंट चलाया। लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ये सिविल सोसाइटी आज कुछ पिछड़ती जा रही है। जैसे मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ काम करता हूँ, एनजीओ में आजकल एक फंडिंग की बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि कोरोना के आने की वजह से जितना भी फंड था वो पीएम केयर फंड में चला गया और बहुत सारे लोगों ने माइग्रेंट्स लोगों के साथ खाने का और दूसरा काम किया। तो आज सिविल सोसाइटी कुछ मुझे ऐसा लगता है जैसे एक दोराहे पे खड़ी है। उन्हें ये नहीं पता कि हम इधर जाएं या उधर जाएं और रास्ता भी आगे बहुत साफ दिखता नहीं। तो हम लोग जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हैं, एनजीओ से, आंदोलन से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, कोरोना काल में निश्चित रूप से एक नए तरह का संकट हर फील्ड में आया है। तो मुझे लगता है कि लेकिन मेरा ये मानना रहा है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो जिन लोगों का मकसद केवल एनजीओज में जा करके अपना एक जॉब सिक्योर करना या कुछ अपना इकोनॉमिक सिस्टम ठीक करना रहा है, उनके लिए तो निश्चित रूप से मुश्किल का काम है। लेकिन जो लोग एक मोटिवेशन के साथ, एक मकसद के साथ समाज और देश में कुछ करने के लक्ष्य को लेकर के सिविल सोसाइटीज में जुड़े हैं, अलग अलग संस्थाओं में जुड़े हैं, मुझे लगता है कि ये जो टाइम है सबसे बेहतर टाइम है। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है एक्शन और एक होता है प्रिपरेशन। मुझे लगता है कि ये जो कोरोना काल है ये प्रिपरेशन का कॉल है और इस दौर में वैचारिक रूप से अवेयरनेस का काम, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वैचारिक अवेयरनेस का जो काम है, फैक्ट्स का जो काम है, रिसर्च का जो काम है, स्टडीज का जो काम है, जो आमतौर पर जब आप एक्टिविटी में होते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे पूरे देश के जो सिविल सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको एक बार स्टडी करने का और आइडियोलॉजिकली अवेयरनेस के काम पे, जिसको मैं प्रिपरेशन कहता हूँ, मेंटली प्रिपरेशन, तो ये फेज को मुझे लगता है कि मेंटली प्रिपरेशन के लिए इसका सदुपयोग करना चाहिए पॉजिटिवली। और सिचुएशन जब थोड़ी और इकोनॉमिकली सिस्टम पॉजिटिव होगा तो मुझे लगता है कि और सिचुएशन नॉर्मल होगी, जब आप डायरेक्ट एक्शन में और सड़क पे भी और उतर करके, जमीन पे उतर करके आप काम को कर सकते हैं। थैंक यू सर। मे आई रिक्वेस्ट, अगर और किसी का कोई सवाल हो तो राजेश सोनी जी, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। ओके, हेलो जी सर। कैन यू हियर? यस यस। नमस्कार साहब, मेरा नाम राजेश है। आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी का नहीं हो, किसी पार्टी का नहीं हो। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इन योर ओपिनियन इज दिस पैंडेमिक और पेंडेमिक? हेलो जी सर, कैन यू हियर मी? जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप दोबारा। कैन यू? हाँ जी, आ आप रही। सुन सकते हैं मेरी बात? हाँ जी हाँ जी। मैं आपसे ये पूछा था सर जी, आपकी ओपिनियन में ये पैंडेमिक है या पैंडेमिक है? देखिए, इसको लेकर के दोनों तरह की थियरी चल रही है और दोनों थियरी अपने एक थ्योरी को कितना दबाया क्यों जा रहा है आपकी नजर में?
दोनों तरह की थियरी चल रही है। देखिए, इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं लग रहा है पावर कि एक गेम, थ्योरी को पावर, हवा दी जा रही है और एक थ्योरी को दबाया जा रहा है? क्योंकि ये दुनिया के अंदर जो है, जो सिस्टम रन करता है वो पावर गेम से रन होता है, तो कोई न्यूट्रल सिस्टम तो है नहीं। तो दुनिया के अंदर जो पावरफुल जो ताकतें हैं उनका संघर्ष चलता रहा है और उसी के परिणाम रहे हैं जो विश्व युद्धों को इस दुनिया ने देखा है। तो वो संघर्ष जारी है। मुझे लगता है कि अभी तो सभी लोगों का फोकस आमतौर पर इस पर है, क्योंकि सभी लोगों का कि अपने अपने देश में इससे कैसे निकला जाए। लेकिन आई होप कि फ्यूचर में ऐसे ग्राउंड रिसर्च जरूर आएंगे जो रियलिटी को सामने ला पाए। ऐसे लोग जरूर सामने आएंगे जो इन जो पावर पिलर्स हैं उनसे बाहर हट करके और फैक्ट्स को लाएंगे। तो मुझे लगता है उससे एक क्लियर कट स्टैंड दुनिया के लोगों को पता चलेगा। थैंक यू सो मच सर। आप हमारे माध्यम से हम आपके जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं? द यूथ ऑफ इंडिया, हम आपके सारे इनिशिएटिव्स में कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर हम में से कोई जुड़ना भी चाहे तो हम किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? देखिए, सरकार के लेवल पे तो बहुत लिमिटेड हम लोग एक्सपेरिमेंट दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, लिमिटेड दायरे में। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से छात्र आंदोलन, उसके बाद सोशल मूवमेंट और उसके बाद सरकार में काम करने का जो अनुभव आया है कि अगर आज इस देश को बदलना है तो पहले लोगों के सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वो मंत्री बनता हो भारत का कोई बेटा बेटी, चाहे वो आईएएस बनता हो, चाहे डॉक्टर बनता हो, चाहे इंजीनियर बनता हो, चाहे क्लर्क बनता हो, ये भारत के सिस्टम के पुर्जे हैं। अगर इनकी सोच जैसी होती है वैसे ही सिस्टम चलता है। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट की जरूरत है, जिससे लोगों के माइंड सेट में पहले एक क्लियर थॉट प्रोसेस को बिल्ड किया जा सके। सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन जब देश के लोगों की सोच बन जाती है तो फिर उस सोच को मिटाना कठिन होता है। और इसके लिए अभी हम लोगों ने एक वैचारिक मूवमेंट को शुरू किया हुआ है, जिसको हम लोग देश की बात फाउंडेशन के माध्यम से चलाते हैं। हम लोगों का मानना है कि जो लोकल इश्यूज हैं वो जरूरी हैं, लेकिन जब तक एक नेशनल थॉट नहीं डेवलप होता है, इन समस्याओं का सूत्र राष्ट्रीय चिंतन और पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे वैचारिक पुनर्जागरण के लिए जो आइडियोलॉजिकल रेनेसा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें देश में और दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में आज की तारीख में हर स्टेट से और दुनिया के लगभग 10-15 देशों से जो इंडियंस यूथ हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, वो इस में जुड़े हुए हैं। और अभी एक बड़ा इवेंट हम लोग देश की बात फाउंडेशन की तरफ से 15 अगस्त से 22 अगस्त तक करने जा रहे हैं, इंडियन यूथ डायलॉग करके। तो आप में से जो लोग भी इसका पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, देश की बात फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाकर के रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एंड जो लोग एक्टिवली इस नेशन के अंदर इस देश के लिए सीरियसली काम करना चाहते हैं, उनको हम मतलब क्लोजली हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। हम एक ही बात चाहते हैं कि इस देश के अंदर जितने तरह के फूल हैं वो खिलने चाहिए और उसका गुलदस्ता बनना चाहिए। शायद खूबसूरती भारत की यही है, यही थी, यही है और यही रहेगी। मुझे लगता है कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत का जो विचार है प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत का, उस थॉट प्रोसेस को पूरी ताकत से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो बहुत जोर से बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारा माहौल जो है वैसा ही हो गया है। सच वैसा नहीं होता है। राख के अंदर भी आग जिंदा होती है और उसके लिए सबको काम करने की जरूरत है। शुक्रिया। Thank you for such a wonderful message to all of us. May I request, अगर आप सब अपना कैमरा स्विच ऑन करें तो हम एक ग्रुप पिक्चर ले सकते हैं सर के साथ। आपकी आवाज कट रही है।
मैं रिक्वेस्ट, अगर हम सब कैमरा शुरू कर सके अपना, तो हम एक ग्रुप पिक्चर ले सकते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे मिलेंगे तो पता नहीं कभी, पर एटलीस्ट हम ऐसे ग्रुप पिक्चर ले सकते हैं। So shall we go right now? Okay, so say cheese. All right. Thank you so much for being there. आपका thank you for being there. Thank you. आप में से जो इस आइडियोलॉजिकल मिशन में काम करने के इंटरेस्टेड है, वो पर्सनली भी अगर आप उनके डिटेल मनोज जी को दे देंगे तो हम पर्सनली भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में देश की बात फाउंडेशन का लिंक भी अभी डाल दिया है और अभी चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। बाकी मैंने हर्षा जी को भी डिटेल मैंने सेंड किया है और पर्सनली भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट जो मैं आप सबसे चाहता हूँ, अगर पॉजिटिव नेशनलिज्म को लेकर के, चूंकि समय कम था, आपके कोई भी क्लास क्वेश्चंस हो अगर हो, तो अगर बाद में रिटन में भी अगर आप भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आइडिया को ग्रो करने के लिए उसके नेगेटिव जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एड्रेस करना जरूरी है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा आप में से कोई भी, और भी कोई अगर हार्ड क्वेश्चन, कोई भी तरह की क्रिटिसिज्म अगर आप देते हैं मुझे, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया बिजी स्केड्यूल से, और थैंक यू मनोज जी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग। थैंक यू। नमस्कार।